हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज पीएसयू बैंक्स को लेकर कुछ बातें करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज किया जाए। तो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी सेक्टर को कंपैरेटिव वे में कैसे देखा जाए, इंडिविजुअल स्टॉक्स को कैसे देखा जाए उस सेक्टर के, एंड सेक्टर को ओवरऑल भी कैसे देखा जाए, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से, करंट अर्निंग के प्रोस्पेक्ट से, चार्ट पैटर्न के प्रोस्पेक्ट से। हमें सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होनी चाहिए, सारी चीज़ों को समझ में आना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि अगर कोई पूरा सेक्टर ही प्रेशर में है, तो उसकी जो सबसे अच्छी कंपनी भी है ना, वो भी प्रेशर में ही रहेगी। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल नज़र नहीं आता, तो जो बिग साइज़ इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि अ, वो उस सेक्टर में कुछ भी एंट्री ना लें, कुछ भी पैसा नया ना लगाएँ, जब तक कि वो पूरा सेक्टर ही फ़ेवरेबल नहीं हो जाता। जैसे केमिकल कंपनीज़ हैं, केमिकल कंपनीज़ काफ़ी टाइम से रुकी हुई हैं और अभी तक चलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, या फिर उस स्पीड से नहीं चली जिस तरीके से उनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं। क्यों? क्योंकि शायद जब रशिया यूक्रेन वॉर थी या उससे पहले जब अपना कोविड आया था, तब प्राइसेज़ इतने ज़्यादा हाई हो चुके थे कि उसके कंपैरिज़न में अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो एक ओवरऑल सेक्टर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप उस सेक्टर की इंडिविजुअल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एक बार ये देखते हैं कि ओवरऑल निफ्टी ऊपर की तरफ चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम यहाँ पर सेक्टर्स में जाएँ और देखने लगें, ओवरऑल निफ्टी को अगर देखें तो ओवरऑल निफ्टी काफ़ी ऊपर आ चुकी है। और टॉप से अगर देखें तो अभी ऑलमोस्ट 5 या 6% डाउन है। एंड जो इसने अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हाई बनाया था, वहाँ तक देखें तो 4.4% ही डाउन रह गई थी। अभी यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में देखें, मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाई थी और बताया था कि बैंक निफ्टी ही यहाँ पर एक लीडिंग सेक्टर है। और उसने नया लाइफ टाइम हाई भी बनाया है, और जो उसने अभी हाई बनाया है ये 56,000 का था। इसको जब तक क्रॉस नहीं करती तब तक निफ्टी प्रेशर में रह सकती है, और वैसा ही हो भी रहा है तब से। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखें तो टॉप से कितना डाउन है, सिर्फ 2% डाउन है, और उससे पहले जो लाइफ टाइम हाई बना था वहां से तो ये ऊपर ही है, यानी कि वहां से डाउन नहीं है इसी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम यहाँ पर पीएसयू बैंक्स को देखने लगे, तो ये तो बैंक निफ्टी हो गया। अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो इंडेक्स है, सिर्फ उसको देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो सेक्टर है, यानी कि निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये भी लाइफ टाइम हाई इसने बनाया, और लाइफ टाइम हाई से अभी सिर्फ 2.44% डाउन है। क्योंकि लाइफ टाइम हाई इससे पहले बना था 27,000 पर, अभी ये चल रहा है 27,300 पर। तो 0.5% ऊपर है, ऑलमोस्ट सेम लेवल है, लेकिन लाइफ टाइम हाई बनाया है इसने। लेकिन पीएसयू बैंक की अगर हम सिचुएशन देखने लगे, तो पीएसयू बैंक में जो हाई बना था, ये बना था 8,000 के लेवल पर, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 6,600 के लेवल पर। और अगर हम टॉप से नीचे देखने लगे, तो आप देखो कि लगभग ये 17% डाउन है लाइफ टाइम हाई से, इसी के कंपैरिजन में। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर हम बात करने लगे, तो लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, और पीएसयू बैंक निफ्टी 17% डाउन है। अब अगर इनके वैल्यूएशन को देखें और इनकी अर्निंग्स को देखें, जो पीएसयू बैंक निफ्टी इंडेक्स में आती हैं, उन कंपनीज को अगर हम एक बार देखें, तो हमें चीजें थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ नजर आएंगी। जैसे हम यहाँ पर हमने पीएसयू बैंक्स का ही ओपन कर लिया, बैंक पीएसयू, एसबीआई हमने टाइप किया, तो बाकी सारी पीयर ग्रुप में सेम कंपनीज आ गई। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पी रेशियो है, एसबीआई का 9 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 6 है, और पीएनबी का 6 है, यूनियन बैंक का 5.85 है, कैनरा बैंक का 5.55 है। यानी कि जो मेन मेन कंपनीज हैं, उन सबका सिंगल डिजिट में, वो भी बहुत नीचे की तरफ है। ऑन एन एवरेज हमारा 6 आ रहा है, और अगर आईओबी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को ले लें, तो भी मीडियन पी 7 ओनली, तो 7 है। और लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ कंपनीज देखें, तो 6 के पीई में हमें बहुत सारी कंपनीज मिल रही है, इवन 5 के पीई में बहुत सारी कंपनीज हैं। यहाँ पर अगर करंट बुक वैल्यू देखें, करंट मार्केट प्राइस वर्सेस बुक वैल्यू, तो हमारा ये 1 से कम पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी 1 से कम पर है, यूनियन बैंक 1 से कम है, कैनरा बैंक 1 से कम है, बैंक ऑफ इंडिया 0.67 है। अब अगर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ जाया जाए, तो वहां नजर आएगा कि जो मेजर बैंक्स हैं वो सारे 20 के पीई पर हैं यहाँ पर। और अगर हम 29 कंपनीज का मीडियन भी लेने लगे, तो भी 12.34 है, जबकि सरकारी बैंक में ये 7.25 है। अब अगर यहाँ
करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू का देखने लगे तो 1.31 आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और सरकारी बैंक में 1.05 आता है, जबकि मेजोरिटी ऑफ केसेस में अगर जो हम बड़े साइज के बैंकों की बात करने लगे तो 2 से ऊपर का हमारा ये रेशो है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कह सकते हैं विवेक भाई कहाँ सरकारी बैंक और कहाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो एक चीज हमें समझने की जरूरत है, आज की डेट में उतना डिफरेंस नहीं बचा जितना डिफरेंसेस इन सब चीजों में पहले हुआ करता था। और इस चीज को समझने के लिए हमें सिंपल से ये देखना है कि जो नेट एनपीए की परसेंटेज है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कितनी है और अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के केस में कितनी है। तो हम वापस से जाते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर नेट एनपीए की परसेंटेज कितनी है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में व्यू स्टैंड अलोन करोगे तो आपको सबकी परसेंटेज नजर आएगी। सो दिस इज 0.43। अब हम फिर से देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक का कितना है। आईसीआईसीआई बैंक में हम क्वार्टर में गए, क्वार्टर में हम स्टैंड अलोन में गए, देन वी कैन सी 0.39। उसके बाद हम कोटक महिंद्रा बैंक देखते हैं एक बार, फिर वापस से क्वार्टरली रिजल्ट्स, व्यू स्टैंड अलोन एंड दिस इज 0.31, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक की सबसे क्लीन बुक नजर आती है। एक्सिस बैंक में हम गए और क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम यहाँ पर स्टैंड अलोन में देखते हैं तो ये नजर हमें आता है 0.33। और उसके बाद में आईडीबीआई भी एक बार देख लेते हैं जो टॉप के यहाँ पर नजर आ रहे हैं, टॉप 6-7 जितने भी हैं। तो यहाँ ये नजर आता है आईडीबीआई का सबसे क्लीन बुक है 0.15, इतना क्लीन किसी का नहीं है। उसके बाद में यस बैंक में क्लीन मींस क्वार्टरली और ये 0.30 एंड दिस इज इंडसइंड बैंक में क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड कंसोलिडेटेड नहीं, स्टैंड अलोन ही हमें देखना है एंड दिस इज 0.68। तो बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर हम सारा का सारा एक बार सबको एवरेज करके देखें तो 0.4 के आसपास हमारा नेट एनपीए परसेंटेज आता है। अब सरकारी बैंकों का एक बार देखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली ही हमें करना पड़ेगा और बिना मेहनत के बिना चेक के कुछ नहीं होने वाला है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो एसबीआई में चेक करें हम एक बार, क्वार्टरली में गए, स्टैंड अलोन में गए, देन एसबीआई में दिस इज 0.47, ऑलमोस्ट सेम है एंड दिस इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन। तो ऐसा नहीं है कि यहां से सिचुएशन पहले से बेकार हुई है, पहले से सभी की सिचुएशन अच्छी हो रही है। तो एक साल के अंदर अंदर हम ये देखें तो अभी वाला तो बिल्कुल ही कम हो गया है। हम वापस से देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हम क्वार्टर में गए, स्टैंड अलोन में गए एंड दिस इज 0.58, ये भी लोएस्ट है। तो पीछे से देखें तो अभी लोएस्ट है और अभी भी 0.58 है। वापस से हम यहाँ पर पीएनबी में जाते हैं, पीएनबी में क्वार्टरली रिजल्ट्स, स्टैंड अलोन एंड दिस इज 0.40, प्राइवेट सेक्टर बैंक जितना हो गया है। उसके बाद में हम यहाँ पर यूनियन बैंक में गए, क्वार्टरली रिजल्ट्स, स्टैंड अलोन एंड दिस इज 0.63। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कैनरा बैंक क्वार्टरली रिजल्ट्स, स्टैंड अलोन एंड दिस इज 0.70। उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक क्वार्टरली रिजल्ट्स, स्टैंड अलोन, दिस इज 0.19। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें दोनों में तो एक ही डिफरेंस नजर आता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में नेट एनपी की जो रेशियो है दैट इज 0.40% एंड पीएसयू बैंक्स में दिस इज 0.06%। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिंगल डिजिट के अंदर अंदर है एंड 0.6% के आसपास आ रहे हैं पीएसयू बैंक्स में और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में दिस इज 0.4%। अर्लियर इट देयर यूज्ड टू बी बिग डिफरेंस बट नाउ दिस इज इन ए सिंगल डिजिट में भी हाफ के आसपास है। बिल्कुल जो हाफ परसेंटेज पॉइंट है पीएसयू बैंक्स में उसका 1.1% ज्यादा है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 0.1% कम है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर वैल्यूएशन को लेकर हम फिर से एक बार थोड़ा सा बारीकी में जाएं और थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में जाएं तो मैं एक बार ये फालतू की विंडोज यहाँ से क्लोज करता हूँ। सपोज हम पंजाब नेशनल बैंक में गए। अब पंजाब नेशनल बैंक में जो हमारा पूरे साल का प्रॉफिट है वो कितना है, 16,000 करोड़। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट देखने लगे पूरे साल का, देन पूरे साल का प्रॉफिट इज 16,000 करोड़, यानी कि दोनों का बिल्कुल सेम है। मैं सिर्फ यहाँ पर दो का एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी सारी चीजें ऑन एन एवरेज आसपास ही चल रही हैं, सबकी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो ये बाकी सारे बैंक्स मैंने बंद किए। कोटक बैंक 16,400 करोड़ एंड पीएनबी 16,600 करोड़। पीएनबी का थोड़ा सा ज्यादा है, ऑलमोस्ट सेम है पर थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पर पीएनबी की जो मार्केट कैप है कितनी है, 1,15,000 करोड़। कोटक महिंद्रा बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 4,15,000 करोड़। ऑलमोस्ट 3.5% का 3.5 टाइम्स का डिफरेंस है इन दोनों में, 3.5 टाइम्स। और बाकी सारे पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सेम। अब सिर्फ एक पॉइंट यहां पर आता है कि विवेक भाई आने वाली ग्रोथ का क्या। अगर आने वाली ग्रोथ यहां से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अच्छी है और पब्लिक सेक्टर बैंक की अच्छी नहीं है तो क्या।
देखो, ग्रोथ इन जितने भी बैंक्स हैं ना, वो दो जगह से होती है। एक रिटेल पार्टिसिपेशन से, जो रिटेल अपनी कैटेगरीज है, इंडिविजुअल्स हैं, उनके सैलरीड अकाउंट्स हैं, उनका पर्सनल लोन है, उनके होम लोन है, ये सब चीजें, क्रेडिट कार्ड्स है, सेविंग अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट में जो अलग अलग चार्जेस हैं, एक तो यहां से ग्रोथ आती है। दूसरी ग्रोथ आती है कॉरपोरेट से। अब जो कॉरपोरेट की ग्रोथ है, आज की डेट में अगर देखा जाए, इस चीज को आप ध्यान से समझोगे या इस बारे में रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट कैपेक्स है, वो प्राइवेट कैपेक्स से बहुत ज्यादा है आज की डेट में। प्राइवेट कैपेक्स पार्टिसिपेशन नहीं है एज सच जिस लेवल पर होना चाहिए, जबकि पब्लिक पार्टिसिपेट, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, पीएसयू कंपनीज हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। अब पीएसयू में अगर यहाँ पर एक्सपेंशन होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी, क्या डायरेक्शंस होंगी, या क्या गाइडलाइंस होंगी, या पीएसयू की अपनी क्या गाइडलाइंस होंगी कि अगर ओएनजीसी को यहाँ पर एक्सपेंड करना है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लेंगे या प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन लेंगे? ऑफ कोर्स पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लेंगे। यहाँ पर प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी। और अगर यहाँ पे हम देखें कि एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, तो अगर हम देखें आईओसी को, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, इनका एक गोल है कि $1 ट्रिलियन तक इनकी रेवेन्यू पहुंचे। These initiatives are part of IOCL's strategy to reach $1 ट्रिलियन revenue and achieve net zero emission operationally by 2047. अब senior IOC executives highlighted in their Imagining Tomorrow presentation to the board last month growth areas that company will focus on till 2030. और यहाँ पर जो स्टेट रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेंगे 25% से, ऑलमोस्ट 81 MMTPA करंटली जो है उसको इंक्रीज करेंगे। पेट्रोकेमिकल को यहाँ पर 4.3 MMTPA करेंगे, जो मोर देन 3-fold होगा। उसके बाद में जो नया बिजनेस है ग्रीन एनर्जी का, दे आर टारगेटिंग टू हैव 31 गीगावाट कैपेसिटी, ए शार्प इंक्रीज फ्रॉम 247 मेगावाट। 247 से 31, ये बहुत बड़ा है। दे आर ऑल्सो एमिंग 80 किलो टन्स पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी एंड 5 गीगावाट आवर लिथियम ऑन सेल बैटरी प्रोडक्शन। उससे अलग भी यहां पर दुनिया भर के इनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं। तो ये तो हमारी सपोज आईओसीएल की बात हो गई। यहाँ पर एनजीसी के भी बड़े बड़े प्लान्स हैं, 40,000 करोड़ वो इन्वेस्ट करने वाले हैं 2030 तक। फिर एनटीपीसी के यहाँ पर बड़े से प्लान्स हैं कि वो 29,000 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जल्दी ही। तो जब इस तरह की सारी चीजें नजर आती हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, कि अगर ये इतना एक्सपेंड करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। अब आईओसी की अगर हम बात करने लगे और वो इतना बड़ा एक्सपेंशन करेंगे तो बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं कि एक्सपेंशन करते किस चीज से, अपने पैसे से करते हैं सारा का सारा, या लोन भी लेते हैं। अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये क्या चल रहा है, इनका जितना पैसा अपना है उतना ही लोन है। यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ लेकिन उसके बाद में फिर से बढ़ गया, ऑलमोस्ट यहाँ पर हम फिर से सेम पर आ गए। उसके बाद में थोड़ा सा लोन ज्यादा हुआ, फिर अपना पैसा बढ़ गया, फिर उसके बाद में फिर से ऑलमोस्ट इक्वल पर आ गए, फिर इक्वल से थोड़ा सा ज्यादा लोन की तरफ गए, फिर थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन फिर इक्वल की तरफ आ गए। तो ये जो सीडब्ल्यूआईपी में एक्सपेंशन है, ये सारा का सारा कहां से फंड होता है? ये ऑलमोस्ट फंड हो रहा है अपने पैसे से एंड लोन के पैसे से। इक्वल लेवल पर ये अपना लोन भी ले रहे हैं, यानी कि जितना पैसा ये कमाते हैं साल का एक्सपेंड करने के लिए वो तो लगा ही देते हैं, साथ में उतना लोन भी लेकर लगाते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से नहीं हो रहा है। अगर सिर्फ प्रॉफिट से होता तो जो इनका लोन यहाँ पर मार्च 2015 में 64,000 करोड़ था, या जो 2016 में 58,000 करोड़ था, वो बढ़कर 1,52,000 करोड़ नहीं होता। यानी कि ये 1 लाख करोड़ का नया लोन नहीं लिया जाता। और जो इतना हैवी इंटरेस्ट ये पे करते हैं, ये इंटरेस्ट नहीं होता, ये एक साल का इंटरेस्ट है 9,262 करोड़ का। ये मेजोरिटी पैसा कहाँ जाएगा? पीएसयू बैंक्स के पास जाता है। और फिर ओएनजीसी की बात करें, ओएनजीसी की बैलेंस शीट क्या कहती है? ओएनजीसी की बैलेंस शीट भी सेम है। जितना पैसा अपना होता है उसका ऑलमोस्ट हाफ या उससे ज्यादा 40% के आसपास ये लोन लेकर चलते हैं। जितना ये बड़ा बड़ा सीविप है, सीडब्ल्यूआईपी और जो एक्सपेंशन है, ये लोन से भी होता है और अपने पैसे से भी होता है। सेम एनटीपीसी का अगर देखें, एनटीपीसी में तो डिफरेंट ही स्टोरी नजर आती है कि जितना पैसा अपना है उससे ज्यादा का लोन है लगातार। 1 लाख करोड़ का जो सीडब्ल्यूआईपी है, क्या इनकी 1 लाख करोड़ की नेट प्रॉफिट है साल की? नो, दिस इज 22,000 करोड़। तो बाकी पैसा कहां से आएगा? बाकी पैसा लोन से आएगा। लोन कहां से आएगा? पीएसयू बैंक से आएगा। तो ये ग्रोथ पोटेंशियल भी साफ साफ नजर आता है।
हमें रिलेटिव टर्म्स में कंपैरिजन भी करना है, हमें आज की जो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है वो भी देखनी है। किसी भी बैंक की स्ट्रेंथ उसके नेट एनपीए से देखी जाती है, दूसरा कोई तरीका नहीं होता। फिर उसके बाद में वैल्यूएशन चेक की आती है कि ओवर वैल्यूड तो नहीं है। पता चले कि स्ट्रेंथ तो है बैलेंस शीट में लेकिन स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से या फिर बुक वैल्यू के हिसाब से, तो वो भी देखना है हमें यहाँ पर, उसको भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद में फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी देखना है, क्योंकि आज तक सब कुछ अच्छा है लेकिन फ्यूचर में अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, तो हमने वो भी चेक किया। उसके बाद में यहाँ पर टेक्निकल भी देखना है। इन सब चीज़ों के साथ में टेक्निकल भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको कि जो प्राइवेट सेक्टर आपका इंडेक्स है, दैट इज ट्रेडिंग एट द लाइफ टाइम हाई, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर यहाँ पर इंडेक्स है, वो अभी भी अगर वापस से लाइफ टाइम हाई तक जाए तो 20% के आसपास का यहाँ पर एक गैप है। 20% का यहाँ पर साफ साफ ग्रोथ नजर आता है। अब अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स का भी देखें तो भी सेम बात नजर आती है। कैसे, हम यहाँ पर चेक करते हैं। एसबीआई की हमने बात की। एसबीआई अभी इसने लाइफ टाइम हाई बनाया हमारा, एग्जैक्टली हम यहाँ पर अगर देखें तो 3 जून 2024 को, और अभी करंट प्राइस से अगर टॉप तक जाता है एक बार को, तो यहां से कितने परसेंटेज का हमें गेन नजर आता है, ऑलमोस्ट ये नजर आता है 16% का। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है कि जब इसने लाइफ टाइम हाई बनाया उस टाइम पर क्वार्टरली प्रॉफिट कितना था। 4 जून 24 की बात कर रहे हैं तो मार्च के रिजल्ट आए होंगे, 31 मार्च 2024 के रिजल्ट आए होंगे। यहां पर हम एसबीआई में गए और एसबीआई में हमने चेक किया कि क्वार्टरली रिजल्ट्स मार्च 24 के नेट प्रॉफिट कितने थे। दिस वाज 20,000 करोड़। हम यहां पर देखें अभी कितना है, अभी ये है यहाँ पर 20,000 करोड़, थोड़ा सा कम है। उस टाइम पर क्या एक्सेप्शनली कुछ ज्यादा हुआ था, मे बी यहाँ पर जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन ओवरऑल नेट प्रॉफिट हमारा थोड़ा सा कम नजर आता है। लेकिन जितना नीचे फर्क है उतना यहाँ पर फर्क नहीं है, क्योंकि पहले इन्होंने 25% का टैक्स दिया था, अभी इन्होंने 26% का टैक्स दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कम है। कितना, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये हमारा आता है 8% के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पूरे साल का देखें तो पूरे साल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 69,000 करोड़ का उस टाइम पर नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर जून में, और अभी पूरे साल का जो नेट प्रॉफिट है वो 80,000 करोड़ का है। क्वार्टरली थोड़ा सा इंपैक्ट कभी भी आ सकता है। अब हम यहाँ पर अगर पीएनबी की बात करते हैं तो पीएनबी में एक बार हम पहले रिजल्ट देख लेते हैं, सेम ही टाइम पर सब कुछ हुआ होगा। क्वार्टरली लास्ट ईयर में क्वार्टर का इनका नेट प्रॉफिट था 3300 करोड़, अभी इनका है 5000 करोड़। मैसिव डिफरेंस, 50% का यहाँ पर ग्रोथ नजर आता है। ईयरली अगर देखें तो पहले 9000 करोड़ का था, अभी 18000 करोड़ का है, प्रॉफिट डबल हो गया है। और जबकि यहाँ पर अगर हम पीएनबी का चार्ट देखें तो पीएनबी का चार्ट जिस टाइम पर इसने हाई बनाया था अप्रैल में लास्ट ईयर, अगर वहां तक पहुंचे तो अभी कितना गैप नजर आता है, ये हमारा गैप नजर आता है 36% का। तो ऐसा क्या रीजन है कि जिस टाइम पर इसने लाइफ टाइम हाई बनाया उस टाइम पर प्रॉफिट 18,000 करोड़ का था, अभी 36,000 करोड़ का है, सॉरी 9,000 करोड़ का था, अभी 18,000 करोड़ का है, डबल हो गया है। और स्टॉक प्राइस यहाँ से 42% का, तो यही गैप बाकी है। जबकि होना तो ये चाहिए कि जब 9,000 करोड़ यहाँ पर है तो 18,000 करोड़ में तो इसका भी ऊपर होना चाहिए। ठीक है, वो चीज छोड़ देते हैं, एक मोमेंटम था, बना हुआ था, लेकिन वहां तक तो जाना चाहिए, वहां तक तो जाएगा। ये एक सिंपल सा तरीका है चीजों को समझने का कि लास्ट टाइम जब हाई बना तो नेट प्रॉफिट कितना था, अभी जब स्टॉक प्राइस ऊपर से नीचे हैं, अभी अगर उस टाइम से जब लाइफ टाइम हाई बना था उससे प्रॉफिट काफी ज्यादा है, तो स्टॉक प्राइस वहां तक जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो एज इट इज बना हुआ है, वो कम नहीं हुआ है। स्टॉक्स यहाँ पर ओवर वैल्यूड नहीं है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। अब अगर मैं एक और यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, सपोज बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, और बैंक ऑफ इंडिया में हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, और एक बार हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी देखते हैं बैंक इंडिया। और हम यहाँ पर गए, हमने यहाँ पर देखा कि जो हाई बना था दैट वाज इन फैब, एंड हाई बना था हमारा 29 अप्रैल को। सो 29 अप्रैल को जो हाई बना दैट वाज 157, एंड अभी के प्राइस से अगर वहां तक देखने लगे देयर इज एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 36%। और बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर हम टाइप करते हैं तो एक बार देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट था। लास्ट ईयर इनका नेट प्रॉफिट था मार्च क्वार्टर में 1574 करोड़, एंड नाउ दिस इज 2600 करोड़। अगेन इट्स 40% मोर प्रॉफिट, 60% मोर प्रॉफिट, नॉट 40%, 60% मोर प्रॉफिट। और ईयरली रिजल्ट्स में देखें तो 6,500 करोड़ की कंपैरिजन में 9,500 करोड़, यानी कि 50% का ज्यादा प्रॉफिट है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पर देखें तो जो एनपीए है वो कम हुआ है क्या? लास्ट ईयर इट वाज 1.22%, नाउ बुक्स आर मच मोर क्लीन, 0.82%, यानी कि बुक्स भी बेटर हो गई,
और यहाँ पर वैल्यूएशन भी सस्ती हो गई क्योंकि स्टॉक प्राइस नीचे आ गया और प्रॉफिट ऊपर चला गया। इस चीज को कैसे देखा जाए, इस चीज को हम यहाँ पर पी रेशो में भी देख सकते हैं। पी रेशो अगर 5 इयर्स का देखें तो आप देखो लास्ट ईयर ये जब अप्रैल में जून में था तो ये 10 के पी तक पहुंच गए थे। अभी 10 के पी से नीचे ये 5.7 के पी पर आ गए। क्यों? बड़ा सिंपल सा रीजन है, प्रॉफिट यहाँ पर डबल हो गए हैं और आने वाले टाइम में भी यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आते हैं क्योंकि एक्सपेंशन प्लान्स हैं, चीजें अच्छी हो गई हैं। और पहले क्या होता था कि ऐसा कहा जाता था और काफी हद तक ये चीज सही भी थी कि सरकारी कर्मचारियों का बैंक में जो बिहेवियर है वो उतना अच्छा नहीं है, वहां उतना कंफर्ट नहीं आता। लेकिन आज की डेट में सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन से होती हैं, किसी को बैंक जाने की ऐसा जरूरत नहीं होती। तो चीजें बदल गई हैं और यहाँ पर अगर आप आज की डेट में जो पीएसयू बैंक्स के एम्प्लॉयज हैं आप उनसे पूछ कर देखो कि क्या पहले जैसा माहौल है, सीधा एक ही जवाब आएगा, यार बजा रखी है। पहले जैसा माहौल नहीं है अभी, बात चीजें चेंज हो गई हैं यहाँ पर। एक पूरी स्टडी करके चलोगे ना तो आपको कन्विक्शन होगी, बिना इस स्टडी के आपको कन्विक्शन नहीं आएगी। और जब तक कन्विक्शन नहीं होगी, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, तो जब गिरावट आएगी ना आपको डर लगेगा और डर में आप बेच दोगे उसको नुकसान में। डर में यहाँ पर डर को कंफर्ट में कैसे बदला जाए उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप स्टडी करो, चीजों को समझो। समझने के बाद क्या होगा, जब नीचे आएंगी तो आपको विश्वास है और आपने समझा हुआ है तो आप पैसे और लगाओगे रेदर देन सेलिंग। तो बिल्कुल उल्टा एक डायरेक्शन हो जाएगा। जब आपने समझा नहीं है तो आप नीचे जाने पर सेल करोगे और समझा है तो नीचे जाने पर बाय करोगे। और यही तो डिफरेंस क्रिएट करता है और यही रीजन है कि 3% से कम लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, इवन इक्विटी ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। एफ की तो बात ही अलग है। एफ में तो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस या एचएनआईज पैसा कमाते हैं, बाकी कोई नहीं कमाता। क्योंकि फियर एंड ग्रीड वहां पर बहुत बड़े लेवल की होती है और आप चाह कर भी अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर एक्सपायरी है। कुछ लोग कहते हैं कि रोल ओवर कर लेते हैं। रोल ओवर करते करते मुझे पता है लोगों के किस तरह से जान निकल जाती है। मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं, बहुत लोगों को यहाँ पर देखा है, बहुत दुनिया देखी है यार। 21 ईयर्स हो गए हैं ट्रेड करते हुए। फर्स्ट ट्रेड वाज टेकन इन मई 2004। अभी जून 2025 है, 22nd ईयर चल रहा है। तो यहाँ पर समझते रहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा। आप भी समझते रहिए, यहाँ पर समझना जरूरी है, अपनी स्टडी करना जरूरी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। मेहनत, ब्लेसिंग्स और टाइम मैनेजमेंट और अपनी सेहत का ख्याल, अपना बिहेवियर मैनेजमेंट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक भी चीज़ मिस हो गई ना सब बेकार हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।